कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, यहाँ पे क्या बोला, एक मिस्टर डेविड है जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया में काम करता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने कनाडा में इंडियन एम्बेसी में 2023-31 मार्च को, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 वो इंडिया आया ही नहीं। 23-24 में उसकी कुछ इनकम हुई है, मतलब कुछ सैलरी इनकम हुई है, फॉरेन अलाउंस उसको मिला है, एफडी फ्रॉम इंडियन बैंक से इंटरेस्ट मिला है, एग्रीकल्चर मिला है, किसी बाहर वाली कंट्री से एग्रीकल्चर इनकम मिला है, किसी बाहर वाली कंट्री से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिला है। तो बताओ ये जो बंदा है जो बाहर गया है, मिस्टर डेविड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो प्रीवियस ईयर इंडिया आया ही नहीं है, ये जो भी इनकम हुई है वहाँ पे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या क्या निकल के आएगी। तो उसके लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एज पर सेक्शन 6 हमें पता चलता है कि मिस्टर डेविड नॉन रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, वो हो गया। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 5 आप क्या बोलोगे? नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन इंडिया ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इनकम्स। तो ये मेन प्रोविजन है कि अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है तो उसकी 2 टाइप की इनकम ही चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया होगी। सो एज पर सेक्शन 5 नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इनकम। कौन सी वो 2 इनकम होगी? जो इनकम रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या फिर इनकम अक्रू अराइजिंग और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो, या तो इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में अक्रू हो रही है, तो उसका नॉन रेसिडेंट का जो भी इनकम होगा चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया होगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम बाहर वाले कंट्री से उसको हुई है वो रिसीव भी नहीं हुई है इंडिया में, और वो डीम टू अक्रू और अराइज भी नहीं हुई है इंडिया में, और हाउस प्रॉपर्टी जो बाहर वाले कंट्री से हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई है वो भी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हुई, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। तो ये जो इनकम है एग्री और हाउस प्रॉपर्टी बाहर वाले कंट्री से इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ डेविड अज्यूमिंग दैट दे वर रिसीव्ड इन उस बाहर वाली कंट्री में ही। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर जो सैलरी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पे करती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डेविड इवन दो ही इज अ नॉन रेसिडेंट। भले वो नॉन रेसिडेंट तो, लेकिन जो सैलरी उन्हें मिली है इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, दैटफॉर इट विल बी इंक्लूडेड। सिमिलरली जो भी उसको अलाउंसेस परक्यूसेस paid or allowed as such outside India by government of it for rendering services outside India is exempt। तो हम यहाँ पे ये एग्जामेशन की बात करिए कि जो इस बंदे को हमने बाहर भेजा है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, क्या उसको कोई परक्यूजिट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो फॉरेन अलाउंस ऑफ 4 लाख जो भी उसको मिला है वो इनकम में ऐड नहीं करेंगे, वो एग्जेम्प्ट मान लेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम उसकी क्या क्या निकल के आ गई? सिर्फ सैलरी निकल के आ गई, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो एफडी बैंक से इंटरेस्ट मिला था वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। एग्री का इनकम वोंट कम, दिस ऑल्सो वोंट कम, फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट है, तो ये दो आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड कर दोगे। इज इट क्लियर? सो पहले यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, देन यू टोल्ड कि नॉन रेसिडेंट वालों को कौन से इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है, और उन कारणों के आपने दिए और अपना ग्रॉस टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर दिया। सो दिस ऑल कैन बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर नोट्स एज वेल।